चलिए आज बात करते हैं भारतीय कानून के एक बहुत ही जरूरी हिस्से की। एक ऐसा कानून जो न जाने कितनी जिंदगियों पर असर डालता है। हम बात कर रहे हैं मेंटेनेंस यानी भरण पोषण के कानून की। अब देखिए, सीधे कानून की धाराओं में कूदने से पहले 1 मिनट रुककर सोचते हैं। ये जो हम कहते हैं परिवार का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट या वित्तीय सुरक्षा कवच, इसका असल मतलब क्या है और इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है? तो इस कानून का जो दिल है, जो इसका मूल मकसद है, वो बहुत ही साफ और पावरफुल है। इसका बस एक ही काम है, भुखमरी और बेसहारापन को रोकना। ये पक्का करना कि कोई भी अकेला और बिना सहारे के न रह जाए। और ये एक ऐसा सिद्धांत है जो इतने सालों से हमारे समाज का एक मजबूत हिस्सा बना हुआ है। तो ये कानून असल में एक नैतिक जिम्मेदारी को, एक मॉरल ऑब्लिगेशन को कानूनी ताकत देता है। सीधा सा हिसाब है, अगर किसी के पास कमाने का साधन है तो वो अपने परिवार के उन सदस्यों को बेसहारा नहीं छोड़ सकता जो खुद अपना गुजारा नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ एक जरूरी अपडेट है। हाल ही में कानूनों में कुछ बदलाव हुए हैं। तो जो पुराना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी था, उसका नाम अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या बीएनएसएस 2023 हो गया है। पर, और ये सबसे जरूरी बात है, नाम भले ही बदल गया हो, इस कानून की आत्मा, इसका जो मूल सिद्धांत है, वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है, ये आखिर किसके लिए है? कौन कौन लोग इसके तहत मदद मांग सकते हैं? कानून ने इस बारे में बहुत साफ साफ बताया है। सबसे पहले बात करते हैं पत्नी की। अब यहाँ पत्नी शब्द की परिभाषा काफी वाइड है। इसमें सिर्फ वो महिला नहीं है जिसकी शादी हुई है, बल्कि वो महिला भी शामिल है जिसे उसके पति ने तलाक दे दिया है और जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती, वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ये एक बहुत ही जरूरी बात है समझने के लिए। पत्नी के बाद आते हैं बच्चे। और देखिए, कानून यहाँ बच्चों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। चाहे बच्चा लेजिटिमेट हो या इललेजिटिमेट, अगर वो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है तो उसे सपोर्ट पाने का पूरा हक है। हाँ, पर बच्चों के मामले में कुछ नियम और भी हैं जो उनकी उम्र और हालात पर निर्भर करते हैं। जैसे कि जो बच्चे माइनर हैं यानी नाबालिग हैं, वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, चाहे उनकी शादी हुई हो या नहीं। अब अगर कोई नाबालिग बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है और उसका पति उसका खर्च उठाने में सक्षम नहीं है, तो जिम्मेदारी उसके पिता की होगी। और जो बच्चे मेजर हो चुके हैं यानी वयस्क, वो सिर्फ तभी क्लेम कर सकते हैं जब कोई शारीरिक या मानसिक प्रॉब्लम की वजह से वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे हों। और आखिर में यह कानून माता पिता को भी प्रोटेक्ट करता है, मतलब वो माँ बाप जो अपना गुजारा खुद नहीं कर सकते। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात हुई है। अदालतों ने समय के साथ इस कानून की व्याख्या को और भी प्रोग्रेसिव बनाया है। पहले सिर्फ बेटों को जिम्मेदार माना जाता था, लेकिन अब बेटियों को भी अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए उत्तरदायी माना जाता है। ठीक है, तो हमने ये तो जान लिया कि कौन क्लेम कर सकता है, पर यह काम कैसे करता है, मतलब इसका प्रोसेस क्या है? चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, किसी भी मेंटेनेंस क्लेम के कामयाब होने के लिए 3 शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं। पहली, जो इंसान सपोर्ट मांग रहा है वो सच में अपना गुजारा करने में असमर्थ हो। दूसरी, जिससे सपोर्ट मांगा जा रहा है उसके पास साधन होने चाहिए, मतलब वो कमाने खाने में सक्षम हो। और तीसरी और सबसे जरूरी, कि उस व्यक्ति ने सपोर्ट देने से साफ मना कर दिया हो या अनदेखी की हो। ये तीनों बातें साबित करनी पड़ती हैं। इसका जो कानूनी प्रोसेस है वो भी काफी सीधा साधा रखा गया है। सबसे पहले कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी जाती है, फिर इस बात का सबूत पेश किया जाता है कि सपोर्ट देने से इनकार किया गया है। अगर यह साबित हो जाता है तो मैजिस्ट्रेट हर महीने एक तय रकम देने का आदेश देते हैं। और हाँ, केस चलने के दौरान भी कोर्ट अंतरिम यानी टेम्परेरी मेंटेनेंस का ऑर्डर दे सकता है, जिसका फैसला नोटिस के 60 दिनों के अंदर ही हो जाना चाहिए। अगर कोई आदेश नहीं मानता तो उसके खिलाफ वारंट भी जारी हो सकता है। लेकिन 1 मिनट, ये जो मेंटेनेंस का अधिकार है ये एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये हमेशा मिलेगा ही। कानून में कुछ ऐसी कंडीशंस भी बताई गई हैं जहां एक पत्नी का दावा खारिज किया जा सकता है। तो वो कौन सी वजह है? पहली, अगर वो एडल्ट्री में रह रही है। दूसरी, अगर वो बिना किसी ठोस वजह के अपने पति के साथ रहने से मना करती है। और तीसरी, अगर वो दोनों आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं। इन सिचुएशंस में पत्नी का मेंटेनेंस का दावा कमजोर पड़ सकता है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। कानून की किताबों में तो सब लिखा है, पर असल जिंदगी में ये कैसे काम करता है,
ये हमें पता चलता है कोर्ट के लैंडमार्क फैसलों से, जिन्होंने इस कानून को सही मायने दिए हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम का केस, एक ऐतिहासिक केस। इसी केस ने यह तय कर दिया कि ये कानून सेक्युलर है, ये सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, ये किसी पर्सनल लॉ के तहत नहीं आता। और कोर्ट्स ने समय के साथ इसकी परिभाषा को और भी बड़ा किया है। जैसे कमला वर्सेस एमआर मोहन कुमार केस में कहा गया कि शादी का कोई सख्त सबूत होना जरूरी नहीं है। इसी तरह चुनमुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा केस में कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कपल लंबे समय तक पति पत्नी की तरह साथ रहा है तो भी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी बन सकती है। मतलब कोर्ट ने हमेशा लीगल बारीकियों से ज्यादा रिश्ते की सच्चाई पर जोर दिया है। और फिर भुवन मोहन सिंह वर्सेस मीना के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही पावरफुल बात कही। कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस का मतलब सिर्फ किसी को जिंदा रखना नहीं है, जैसे तैसे गुजारा करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि एक महिला उसी सम्मान और उसी लाइफस्टाइल के साथ जी सके जैसा वो अपने पति के घर में जीती। ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो अब ये सवाल उठता है कि कोर्ट ये कैसे तय करता है कि कितनी रकम उचित या रीजनेबल है। इसका भी जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और इसके लिए कुछ साफ गाइडलाइंस बनाई हैं। ये गाइडलाइंस हमें रजनेश वर्सेस नेहा के केस से मिली। कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस की रकम तय करते समय कई चीज़ों को देखना होगा, जैसे दोनों पार्टियों का स्टेटस क्या है, पत्नी और बच्चों की ज़रूरतें क्या हैं, पति की इनकम और कमाई की क्षमता कितनी है, साथ ही पत्नी कितनी पढ़ी लिखी है और क्या वो कमा सकती है, उसने परिवार के लिए क्या त्याग किए हैं, और यहाँ तक कि केस लड़ने का खर्च भी इसमें शामिल होता है। कोर्ट ने यह भी ज़रूरी कर दिया कि दोनों पक्ष अपनी इनकम और संपत्ति का पूरा ब्यौरा दें। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये एक डायनामिक सोशल सेफ्टी नेट है, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो समाज के सबसे कमजोर लोगों की रक्षा के लिए लगातार बदल रहा है, विकसित हो रहा है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे हमारे समाज में परिवार की बनावट बदल रही है, सामाजिक नियम बदल रहे हैं, तो इस जरूरी कानून का भविष्य क्या होगा? आने वाले समय में ये और कैसे बदलेगा?